इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप साथ में एलिमिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टाइप कर रहे हो रीडिंग की, आपकी कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि उसको आपने अच्छे से केयरफुली रीड करना। फिर आपने उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड में जो आपको ऑप्शन होता है कि सबसे कम, इसका मतलब सबसे कम रिलेटेबल है, या फिर उसके बाद बहुत ही कम है, या फिर बात ही नहीं हुई है, तो जो ऐसी ऑप्शन है उसको आपने एलिमिनेट कर दो। Hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are preparing for your IELTS exam and previous videos में हमने different parts के बारे में reading के जो थे उसको discuss किया, और इस आज वाली वीडियो में हमने discuss करना है multiple choice question. So before further delay, let's just move to our video. So आज के वीडियो में हमने डिस्कस करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी सो मेक श्योर कीजिए कि आप वो वाली वीडियो को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने पूरी डिटेल में उस इन्फॉर्मेशन को, हर चीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा जो पार्ट है, वो हमने रीडिंग का डिस्कस करना है एमसीक्यूज, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट कैसे करना, हमने इसके बारे में भी पहले डिस्कस किया हुआ था कि हम इसको कैसे करेंगे, बट एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज, कि आपने एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, तो आपने उस चीज का ध्यान रखना। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सबसे पहले आपने ना क्वेश्चंस को केयरफुली करना, चाहे आप कोई भी टाइप कर रहे हो रीडिंग की, आपकी कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि उसको आपने अच्छे से केयरफुली रीड करना। रीड करने के बाद आपने जितने भी कीवर्ड्स है आपने उसको क्या करना है, हाईलाइट करना। तो सारे जो कीवर्ड्स है आपने उसको क्या करना है, हाईलाइट करना, जो भी आपके स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे। देन आपने जो क्वेश्चन में से कीवर्ड हाईलाइट हो चुके हैं, आपने फिर उनके जरिए फाइंड द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स के जरिए आपने लोकेशन को फाइंड करना वहां पर। ठीक है, जब आपने लोकेशन को फाइंड कर दिया, देन यू हैव टू मेक श्योर कि ऑलवेज लुक आउट फॉर सिनोनिम्स, की और इसके सेम वर्ड्स कौन हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, बिकॉज मोस्टली एमसीक्यूज में क्या होता है कि सेम वर्ड्स ज्यादा होते हैं, वोकैबुलरी होती है, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अपने सिमिलर वर्ड्स को भी यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना होता है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पर मूव करना एंड एलिमिनेट ऑप्शंस विच आर नॉट फुली कंसर्न्ड विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फिर आपने उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड में जो आपको ऑप्शन होता है कि सबसे कम, इसका मतलब सबसे कम रिलेटेबल है, या फिर उसके बाद बहुत ही कम है, या फिर बात ही नहीं हुई है, तो जो ऐसी ऑप्शन है उसको आपने एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन से ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप अपने आंसर को जल्दी फाइंड कर सकते हो। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि एलिमिनेशन टेक्निक को यूज जरूर करना है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, राइट योर आंसर्स विद द एक्यूरेट जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर आपने जब आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए, आपने क्वेश्चन को भी केयरफुली फाइंड किया, पढ़ा, आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, फिर आपने उसके सेम वर्ड्स को ढूंढा, एंड देन अपने डिमांड को पूरा करने के बाद एलिमिनेशन भी यूज किया, तो फिर आपने अपने वहां पर करेक्ट जजमेंट लगानी है कि आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा आंसर वहां पर सही और सूटेबल लगता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अब इसमें फर्स्ट में क्या लिखा है, व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक्स अबाउट माइक्रोब्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो कहते हैं माइक्रोब्स के बारे में जो राइटर है वो कौन सा पॉइंट बना रहा है। ठीक है, मतलब उसके बारे में कौन से मेन पॉइंट पर उसने फोकस किया है। ए में क्या लिखा है, दे अडेप्ट क्विकली टू देयर एनवायरमेंट, कहते वो ना अपने एनवायरमेंट को क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं। बी में क्या लिखा है, द रिस्क दे पोज हैज बीन एग्जैजुरेटेड, कहते जो रिस्क वो पोज करते हैं, मतलब जो रिस्क होता है उसको ज्यादा एग्जैजुरेट कर कर बताया गया है। दे आर मोर प्लेंटिफुल इन एनिमल लाइफ देन द प्लांट लाइफ, कहते वो एनिमल लाइफ में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट लाइफ। दे विल कंटिन्यू टू, डी में क्या लिखा है, दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन द ह्यूमंस, कहते वो ना ज्यादा दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर, कहते वो ह्यूमंस लाइफ से भी ज्यादा, उनकी लाइफ ज्यादा लंबे टाइम तक होगी, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस ह्यूमन से ज्यादा होगी। ठीक है, सो दीज आर द 4 ऑप्शन जिनको हमने हाईलाइट कर लिया। अगर आप नहीं भी हाईलाइट करना चाहते हो, आप सीधा भी पैसे पर जाकर उसको कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, चलिए, माइक्रोब्स मोस्ट ऑफ them बैक्टीरिया हैव पॉपुलेटेड दिस planet since long before animal life developed, कहते जो
माइक्रोब्स होते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहते हैं जिनको हम बेसिकली बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, दे हैव पॉपुलेटेड दिस प्लैनेट, उन्होंने इस प्लैनेट को कहते हैं पॉपुलेट किया था लॉन्ग बिफोर एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ से भी पहले उन्होंने इस पूरी जो हमारा प्लैनेट है उसको कहते हैं पॉपुलेट किया था। एंड दे विल आउटलिव अस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटलिव? आउटलिव का मतलब क्या होता है? किसी से भी ज्यादा ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर, उनसे ज्यादा जीना। अस अब किसको यूज किया है? अस यूज किया है ह्यूमन बींग्स को। तो उसने ये बोला कि जो माइक्रोब्स हैं वो हमसे भी ज्यादा जिएंगे, मतलब उनकी लाइफ हमारे से भी ज्यादा होगी, राइट? इतना बोला। अब फर्स्ट में क्या लिखा था? दे अडेप्ट क्विकली टू द एनवायरमेंट। अभी इसकी हमने बात नहीं पढ़ी है। बी में क्या लिखा है? द रिस्क दे पोज हैज बीन एग्जैजरेट। जो रिस्क वो पोज करते हैं उसको एग्जैजरेट, अब एग्जैजरेट की बात नहीं पढ़ी। सी में क्या लिखा था? दे आर मोर प्लेंटिफुल एंड एनिमल, वो एनिमल लाइफ में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्लानट। अब ये तो प्लांट लाइफ में भी, ये तो इसकी बात ही नहीं हुई, राइट? उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा? दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन द ह्यूमंस, वो ह्यूमन से भी ज्यादा लंबे टाइम तक वहां पर कंटिन्यूली वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर उसने क्या लिखा? एंड दे विल आउटलिव अस। आउटलिव मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक, लॉन्गर टाइम पर जिएंगे। अस किसको लिखा है? ह्यूमंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? आंसर हमारा डी हो सकता है, मतलब 90% होगा, बट आप आगे भी पढ़ सकते हो ताकि आपको किसी भी तरह की वहां पर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? इनविजिबल टू द नेकेड आई, कहते हैं वो नेकेड आई को मतलब इनविजिबल होता है, आप देख नहीं पाओगे उसको, ठीक है? माइक्रोब्स आर यूबिक्यूटस, वो बहुत ही कॉमन होते हैं। दे इनहेबिट द सॉइल, एयर, रॉक्स एंड वाटर एंड आर प्रेजेंट विद इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है? कहते हैं वो हर एक जो फॉर्म होती है लाइफ की, हर एक पार्ट में वो अवेलेबल होते हैं, वहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? फ्रॉम सीवेड्स एंड कोरल टू डॉग्स एंड ह्यूमंस, हर जगह पर वो होते हैं। एंड एज यंग explain in his utterly observing and hugely important book we mess with them at our own peril। तो हम कहते हैं अपने रिस्क पर, हम अपने रिस्क पर उनसे मैस करेंगे। अब बेसिकली यही चीजें बोली और इसमें कोई मेन कीवर्ड, हमें मेन आइडिया यहाँ पर नहीं मिलता, राइट? अब देखो डी मेरे को 90% लग रहा था। अब ए में क्या लिखा? क्विकली अडेप्ट करते, ये तो बात नहीं बोली उन्होंने, ये बोला कि वो हर चीज में एग्जिस्ट करते, बट अडेप्टेशन की बात नहीं है। बी में क्या लिखा है? द रिस्क दे पोज, उसको एग्जैजरेट, एग्जैजरेशन की बात भी नहीं हुई है। सी में क्या लिखा है? दे आर मोर प्लेंटिफुल। अब प्लेंटिफुल की बात, कंपैरिजन नहीं यहाँ पर हुआ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है? रिस्क की बात हुई है बट यहाँ पर उसको एग्जैजरेट नहीं किया, तो बी भी नहीं था, सी भी कट होगा। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? आउटलिव करेंगे, यहाँ पर लिखा था, और यहाँ पर लिखा था वो एग्जिस्ट करेंगे लॉन्गर से एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? आवर आंसर वुड बी डी, ठीक है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। चलिए अब हम सेम उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट इज द राइटर डूइंग इन दिस पैराग्राफ, मतलब इस पैराग्राफ में राइटर क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसा पॉइंट आता है, लेट्स सपोज कीवर्ड आता है जिसमें लिखा हो व्हाट इज राइटर डूइंग, व्हाट इज राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो बेसिकली सारा जो पैराग्राफ होता है आपने उसको वही एक्सप्लेन करना कि इन्फॉर्मेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, ठीक है? सो राइटर का क्या पॉइंट है? राइट, व्हाट इज इट डूइंग, व्हाट द राइटर इज डूइंग इन दिस पैराग्राफ, ठीक है? अब ए में क्या लिखा है? एक्सप्लेनिंग हाउ अ डिस्कवरी वॉज मेड, कहते कोई डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके बारे में बात चल रही है। बी में क्या लिखा है? कंपेयरिंग साइंटिस्ट थ्योरीज अबाउट माइक्रोब्स, ठीक है? कि माइक्रोब्स के बारे में जो साइंटिस्ट है उनकी थ्योरीज को एक्सप्लेन किया। सी में क्या लिखा है? डिस्क्राइबिंग कंफ्यूजन अमंग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की कहते कोई कंफ्यूजन थी उसके रिगार्डिंग बात की है। गिविंग डिटेल्स ऑफ हाउ माइक्रोब्स कॉज डिसीज, कहते जो माइक्रोब्स है वो कैसे डिसीज को कॉज करते। तो हमारी ये चार पार्ट है, चार ऑप्शन है, हमने देखना कि इसमें से कौन सा सूटेबल वन है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बी पैराग्राफ में। फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कहते अगर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें, वी हैड नो आइडिया, हमें कोई आइडिया नहीं था दैट माइक्रोब्स एग्जिस्टेड, हमें नहीं पता था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट मैन टू सी दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर वॉज ए डच लेंस मेकर, कहते एक फर्स्ट पर्सन था जिसने इनको देखा, और वो क्या था? एक डच लेंस मेकर था कॉल एंटनी वैन इन 1670s, ठीक है? यूजिंग माइक्रोस्कोप्स ऑफ हिज ओन डिजाइन दैट कुड मैग्नीफाई अप टू 270 टाइम्स, ठीक है? तो कहते उसने एक अपना एक क्या यूज किया था? माइक्रोस्कोप यूज किया था।
जो उसके खुद के डिजाइन था, जो मैग्नीफाई मतलब होता है बहुत ज्यादा इलार्ज करता था। ही एग्जामिन द ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ नियर बाई लेक, तो कहते हैं वहां पर ना उसके नियर बाई पास में एक लेक थी, और उस लेक से उसने वाटर जो था उसके कुछ ड्रॉप को, उसके ड्रॉप को कहते हैं उसने एग्जामिन किया था, एंड फाउंड इट टीमिंग विद टाइनी क्रिएचर्स, ठीक है। और उसने उसको क्या बोला, टीम इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर दिया छोटे छोटे क्रिएचर्स को, जिसको उसने एनिमलक्यूल्स बोला, ठीक है। तो दैट मीन्स बेसिकली वो बता रहा था कि उसने डिस्कवरी कैसे की, कैसे उसको पता चला कि माइक्रोब्स होते क्या हैं, ठीक है। इट वॉजेंट अंटिल नियरली 200 years later that the research of French, फिर अब किसी और बायोलॉजिस्ट की बात चल रही है, ठीक है। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुइस पैस्टर इंडिकेटेड दैट सम माइक्रोब्स कॉज डिसीजेस, कहते हुए एक पर्सन और था जिसका नेम था लुइस, उसने ये बताया कि कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं। इट वॉज पास्टर्स जर्म थ्योरी, और ये पास्टर की जर्म थ्योरी थी, दैट गेव बैक्टीरिया द पुअर इमेज दैट एंड्यूर्स टुडे, तो कहते उसकी जर्म थ्योरी की वजह से आज हम बैक्टीरिया की हमारे मन में एक पुअर इमेज बन चुकी है, ठीक है। अब बेसिकली पैराग्राफ पढ़कर मेरे को क्या पता चला, सबसे पहले मेरे को ये पता चला कि जो पर्सन था, जो डच लेंस मेकर था, उसने डिस्कवरी की थी ड्रॉप ऑफ वाटर के थ्रू, और उसको फिर इससे पता चला था कि ये माइक्रोब्स मतलब होते क्या, उसके बारे में इन्फॉर्म किया है। फिर उसने एक पर्सन था, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था लुइस, उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि उसने थ्योरी पर क्या बोला, उसने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ये उसके अकॉर्डिंग ये जर्म थ्योरी उसने अपनी प्रेजेंट की थी, ठीक है। चलो अब ए में आती है, ऑप्शन में ए में हमने क्या पढ़ा था, ए में हमने क्या पढ़ा था, हाउ अ डिस्कवरी वॉज मेड। अब यहाँ पर डिस्कवरी वॉज मेड, वहां पर उसने ये देखा था कि उसने ड्रॉप ऑफ वाटर यूज की थी, ठीक है, लेक से, जिससे उसको आगे फिर फर्दर उसने उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया था, दैट मीन्स ये डिस्कवरी आंसर कुड बी ए। बी में क्या लिखा है, कंपेयरिंग साइंटिस्ट थ्योरीज अबाउट माइक्रोब्स, ठीक है, उसने कंपेयर किया, कंपैरिजन नहीं किया, अलग अलग दोनों को बताया, बट वहां पर कोई रिजल्ट में हमें कंपैरिजन नहीं मिल रहा, तो फिर बी हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सी में क्या लिखा है, डिस्क्राइबिंग कंफ्यूजन अमंग साइंटिस्ट, कहते हैं साइंटिस्ट में कंफ्यूजन थी, तो अभी कंफ्यूजन के बाद भी अपना अपना पॉइंट रखा था, बट देयर वाज नो सच कंफ्यूजन, सो सी हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद डी में क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ हाउ माइक्रोब्स कॉज डिसीज, कहते हैं कैसे बीमारियां पैदा करते हैं। यहाँ पर लिखा जरूर है कि जर्म थ्योरी थी जिससे डिसीज होती है, बट ये नहीं बोला कि डिसीज होती कैसे है, तो हमारा आंसर फिर यहाँ पर डी भी नहीं आना। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर प्रॉपर थ्योरी को एक्सप्लेन किया, तो फिर आंसर वुड बी एक्सप्लेनिंग हाउ अ डिस्कवरी वाज मेड, कि डिस्कवरी कैसे हुई थी। सो देयरफॉर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हमारा आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी ए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर, कहते राइटर के अकॉर्डिंग, there are difficulties explaining how the Lapita accomplished their journey because, कहते अब ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें उसने क्या बोला, कहते राइटर के अकॉर्डिंग देयर वॉज डिफिकल्टीज एक्सप्लेनिंग हाउ द लैपिडास अकम्प्लिश देयर जर्नी, कहते जो लैपिडास थे मतलब जो स्पेसिफिक जो लोग थे, उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे अकम्प्लिश, कैसे कंप्लीट किया था, कहते ये हमें इसको एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी आ रही है, क्यों। अब हमने बिकॉज जो है हमने रीजन ढूंढना कि क्यों डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। अब ए में क्या लिखा है, the clues that have been discovered offer relatively few clues, जो कहते हैं उनके जो बोर्ड थी जो डिस्कवर हुए उसमें बहुत ही कम क्लूज हमें मिलते थे, बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती थी। बी में क्या लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव शोन लिमिटेड इंटरेस्ट, कहते हैं उन्होंने बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्ट शो किया है इन दिस एरिया ऑफ रिसर्च, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया। सी में क्या लिखा है, लिटिल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस पीरियड कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर एक्यूरेसी, कहते हैं जो थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर हम नहीं रिलाई कर सकते कि ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। डी में क्या लिखा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड क्या होते हैं, चेंज करना, कहते हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं दे हैव ऑल्टर्ड द वे सच अचीवमेंट्स आर व्यूड, जैसे हम इन अचीवमेंट्स को देखते हैं, कहते हैं उसको ना इस चीज ने बिल्कुल ऑल्टर्ड कर दिया, टेक्नोलॉजी ने ऑल्टर्ड कर दिया, ठीक है। फोर हमारी ऑप्शन जिनको हमने रीड किया, अब हम पैराग्राफ पर मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, there is one stubborn question for which archaeology has yet to provide any answers, कहते हैं अभी भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें नहीं मिले, मतलब अभी they are still looking for the answer.
How did the Lapita accomplish the ancient equivalent of a moon landing many times over? कहते हैं जो लैपिटा थे उन्होंने अपनी जर्नी जो कि इक्वल किसकी होगी, मून लैंडिंग, जैसे अपने मून पर लैंडिंग करनी है तो कहते हैं उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे अकम्प्लिश किया था. ठीक है. नो वन हैज फाउंड वन ऑफ देयर canoes or any rigging which could reveal how the canoes were sailed. कहते हैं no one has found, किसी ने भी उनकी जो बोट्स थी उसको नहीं फाउंड किया और ना ही उनकी जो रोप्स थी उनको फाउंड किया जिससे पता चल सके कि उनकी जो बोट्स थी वो कैसे सेल हुई, उन्होंने कैसे चलाई थी. Nor do the oral histories and traditions of later Polynesians offer any insight. कहते ना ही जो हमारी oral history थी और जो हमारे ट्रेडिशन, उनके जो ट्रेडिशन थे वो बताते हैं. They did not offer any insight. वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ऑफर नहीं कर रहे थे. For they turn into myths long before they reach as far back in times as the Lapita. तो कहते जो भी इंफॉर्मेशन थी, चाहे वो oral histories की थी, चाहे वो कहते कोई ट्रेडिशन थे पॉलिनीज के, तो कहते वो कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑफर नहीं कर रहे थे, तो जिसकी वजह से हम उस चीज को जज नहीं कर पाएंगे. राइट. अब देखो ए में हमने क्या पढ़ा था. The canoes have been discovered, offered relatively few clues. अब उनको बोट्स तो मिली नहीं थी तो फिर ए हमारा आंसर क्या हो गया, कट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट इज बी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव शोन, उन्होंने कम इंटरेस्ट शो किया, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये तो बिल्कुल ही हमारा एलिमिनेट वहां पर हो गया, तो ये भी कट हो गया. अब सी पर क्या लिखा है, little information related to this period can be relied upon for accuracy. This could be the answer, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि little information मिली है, ठीक है, जिसको हम accuracy पर मतलब रिलाई नहीं कर सकते कि वो accurate है. यहाँ पर उसने क्या लिखा था कि यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, nor do the oral histories and traditions offer any insight. वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करवा रही थी. ठीक है, मतलब उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर क्या होगा, सी. और डी में क्या लिखा था, टेक्नोलॉजी से ऑल्टर्ड हो गया था वो वे जिससे हम अचीवमेंट को देख सके. अब टेक्नोलॉजी की कोई बात ही नहीं थी तो फिर ये कट होगा, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आवर आंसर वुड बी सी. ठीक है. चलिए अब हमने नेक्स्ट पर मूव करना है. अब नेक्स्ट सेम आपने क्वेश्चन को रीड करना, पहले उसकी डिमांड को समझना है, देन फिर आपने उसको हाईलाइट कर कर अपने आंसर को फाइंड करना. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ व्हाट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट द लैपिटा. तो कहते हैं इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लैपिटा में जो थी उनमें कौन सी ऐसी चीज थी जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जो उनको डिफरेंट बनाती थी, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती थी एज कम्पेयर टू अदर्स. अब ए में क्या लिखा है, दे सेड बियॉन्ड द पॉइंट वेयर लैंड वॉज विजिबल. कहते हैं उन्होंने ऐसे पॉइंट, दे सेड बियॉन्ड द पॉइंट, बियॉन्ड मतलब परे, तो कहते जहां पर लैंड विजिबल होगी वहां पर उससे भी बियॉन्ड पॉइंट उन्होंने सेलिंग की थी. Their cultural heritage discouraged the expression of fear. कहते हैं उन्होंने fear को discourage किया था. They were able to build canoes that withstood ocean voyage. उन्होंने ऐसे बोट्स बनाई थी जिसमें ओशन वॉयजेस को, ओशन जर्नी को वो कर सकते थे. Their navigational skills were passed on from one generation to the next. कहते जो उनकी स्किल थी वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास ऑन हुई थी. ठीक है. चलिए अब हमने फर्स्ट यहाँ से पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करना. Jeff Irwin, a professor of archaeology at the University of Auckland, says, all we can say for certain is that the Lapita had canoes that were capable of ocean voyages. कहते हम इस टाइम पर यही चीज कह सकते हैं कि जो लैपिटा थे उनके पास ऐसी बोट्स थी, दे हैड कैनूज, जिसमें वो ओशन वॉयजेस अपनी जर्नी कर सकते. अब ये बात उस पर्सन ने बोली है, राइट. अब हमने यहाँ पर पढ़ा था, कहाँ पर हमने सी में पढ़ा था, देवर एबल टू बिल्ड. अब ये उनके बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, ये बात किसने बोली थी, ये बात एक प्रोफेसर ने बोली थी. तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सी को कट कर सकते हैं. ठीक है. इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप साथ में एलिमिनेशन भी कर सकते हो. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. And they had the ability to sail them. He says that sailing skills are transferred from the earlier mariners to the people of Lapita. अब उसने बोला कि जो अर्लियर मैरिनियर्स थे उनसे उनकी स्किल ट्रांसफर्ड हुई थी. अब यहाँ पर उसने क्या लिखा था, their navigational skills were passed on from one generation. अब ये नहीं स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो जो मैरिनियर्स थे वो लैपिटा के ही थे, तो यहाँ पर ये बात अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डी को क्या कर देना, कट कर देना. ठीक है. तो हमने किसको कट कर दिया, हमने सी को कट कर दिया, हमने डी को. अब हमारे पास बचे हैं ए एंड बी. अब हमने पढ़ना कि उनके बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या थी. ठीक है.
चलिए इसको हम रीड करते हैं। द रियल एडवेंचर डिड नॉट स्टार्ट टिल द लैपिडा डिसेंडेंट्स हु सेल्ड बियॉन्ड द साइट ऑफ द लैंड। कहते हैं जो असली एडवेंचर था ना वो तब तक नहीं शुरू हुआ था, मतलब जो असली जो चीज थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी वो तब तक नहीं हुई थी जब तक कि जो लैपिडा के डिसेंडेंट थे उन्होंने क्या करना नहीं शुरू किया था, जब तक उन्होंने सेल, मतलब वो इतने दूर जा रहे थे जहां पर दे सेल्ड बियॉन्ड द साइट ऑफ द लैंड, मतलब जहां तक उनको लैंड दिख रही थी उससे भी बियॉन्ड पॉइंट पर वो जा रहे थे, तब जाकर उनका एडवेंचर शुरू हुआ था। दैट मीन्स ये जो चीज थी, ठीक है, दैट दे कैन सेल बियॉन्ड द साइट ऑफ द लैंड, दिस वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अबाउट देम। सो देयरफॉर अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा ए, दे सेल्ड बियॉन्ड द पॉइंट वेयर लैंड वाज विजिबल। ठीक है, और उसके बाद बी में था द कल्चरल हेरिटेज डिस्करेज द एक्सप्रेशन ऑफ फियर। अब फियर की बात नहीं, बट अगर आप पढ़ना चाहते हो फॉर श्योरिटी यू कैन गो। ठीक है, इट मस्ट बी एज डिफिकल्ट और मून लैंडिंग एज फॉर अस टुडे। कहते हैं इतना ही डिफिकल्ट होगा जैसे कि आज के टाइम में मून लैंडिंग है। दिस मेड देम यूनिक अमंग देयर एंसेस्टर। ठीक है, वेयर हैव दे गॉट द करेज टू अंडरटेक सच रिस्की वॉयजेस। कहते हैं उन्होंने इतना करेज वो कैसे लेकर आए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ए, क्योंकि बी भी कट हो गया। इसमें डिस्करेज ये नहीं बोला कि वो फियर को डिस्करेज करते थे, हाँ उनको प्रेज जरूर किया गया है कि वो मतलब बहुत ही उन्होंने रिस्की मूव को किया था। ठीक है, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? हमारा आंसर वुड बी ए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट। व्हाट डज दिस रेफर टू इन दिस पैराग्राफ। कहते दिस किस चीज को रेफर कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर चीज है दिस, तो कहते हैं किस चीज को इंडिकेट करता है। अब ए में क्या लिखा है? द लैपिडास सी फेयरिंग टैलेंट। कहते हैं जो उनका वहां पर टैलेंट बताया कि वो समंदर में मतलब कैसे ट्रैवल करते थे। द लैपिडास एबिलिटी टू डिटेक्ट साइंस ऑफ लैंड। कहते वो वहां पर अगर उनको कोई लैंड मिल जाती तो वो जल्दी उसके साइन ढूंढ लेते थे। द लैपिडास एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द रीजन। उनको उस एरिया की बहुत ज्यादा नॉलेज होती थी। द लैपिडास बिलीव, उनका ये बिलीव होता था दे वुड बी एबल टू रिटर्न होम, कि वो घर वापस आ जाएंगे, मतलब ये उनका बिलीफ सिस्टम था कि वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने ढूंढा कि दिस की बात कहां पर चल रही है। ठीक है, Edwin notes that Lapida was plunged into the Pacific eastward against the trade wind। तो कहते वो ना पैसिफिक ईस्टवर्ड्स में गए थे against the trade wind। trade winds के against he argues those nagging headwinds। nagging होते जो बहुत ही disturbing winds होती है, तो कहते ये जो disturbing wind थी ना, it could be their key to success। ये उनके लिए उनका key to success थी, उनके लिए important थी। they might have sailed out for days into unknown range। कहते वो ना जब sailing करने जाते थे, जब वो समंदर में जाते थे, वो unknown range में जाते थे, अननोन एरिया में जाते थे टू एनालाइज द एरिया, ताकि वो एरिया को क्या कर सके? एनालाइज कर सके। सिक्योर इन द नॉलेज, और वो इस नॉलेज में सिक्योर थे दैट इफ दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, अगर कहते हैं उनको कुछ भी नहीं मिला जब वो सेलिंग कर रहे हैं, दे कुड टर्न अबाउट, वो वापस आ सकते हैं, एंड कैच अ स्विफ्ट राइड बैक ऑन ट्रेड विंड्स। तो कहते हैं वो दोबारा वापस आ सकते, बहुत ही जल्दी आ सकते। दैट मीन्स ये उनको नॉलेज थी। ये जो दिस की बात चल रही है ना, तो ये उनकी नॉलेज थी, वो देवर सिक्योर इन नॉलेज कि अगर कुछ नहीं भी मिला तो वो वापस आ सकते हैं। दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क। तो कहते हैं ऐसे ही सारी जो चीज थी वो काम करेगी थी। दैट मीन्स ये उनका बिलीफ सिस्टम था कि वो वापस घर आ सकते हैं। राइट, चलो अब हमने इसको फाइंड करना आंसर को। ठीक है, ए में क्या लिखा है? लैपिडा सी फेयरिंग टैलेंट, उनके टैलेंट के बारे में स्पेसिफिकली बात। अब दिस है, दिस टैलेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं कर रहा, तो ए हमारा कट हो गया। बी में क्या लिखा है? द लैपिडास एबिलिटी टू डिटेक्ट साइंस ऑफ लैंड, ये भी नहीं बोला कि उनको मिल जाएगी, उन्होंने बोला कि अगर उनको नहीं भी मिली तो वापस आ जाएंगे। लैपिडास एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ, उनको रीजन की नॉलेज नहीं, बट ये क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोला कि वो अननोन रेंज में जाते थे जहां पर उनको नहीं पता था, यहाँ पर तो नोन लिखा है, तो ये भी हमारा कट हो गया। अब डी में क्या लिखा था? लैपिडास बिलीव दैट दे वुड बी एबल टू रिटर्न होम, कि वो घर वापस आ सकते, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। दे वर सिक्योर इन नॉलेज दैट इफ दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग दे कुड जस्ट दे कुड टर्न अराउंड एंड दे कुड कैच अ स्विफ्ट राइड बैक, तो वो वापस आ सकते हैं। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? आर आंसर वुड बी डी। ठीक है,
आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम अपने पैराग्राफ पर जाते हैं। द जियोग्राफी ऑफ द आर्किपेलागोस प्रोवाइडेड रिटर्निंग एक्सप्लोरर अ सेफ्टी नेट। कहते हैं जो ना हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे आर्किपेलागोस की, आर्किपेलागोस होते हैं जो बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, तो कहते हैं जो इनकी ना जियोग्राफी थी ये हेल्प करती थी, ये क्या प्रोवाइड करती थी, इट प्रोवाइडेड रिटर्निंग एक्सप्लोरर अ सेफ्टी नेट। कहते हैं जो ना एक्सप्लोरर वापसी पर आते थे उनको एक तरह का सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती थी। ठीक है, गोइंग बियॉन्ड द होम पोर्ट्स, गेटिंग लॉस्ट एंड सेलिंग ऑफ इनटू एटर्निटी बिकम सो इजी इफ दे डोंट हैव देयर सेफ्टी नेट टू गो बाय। तो कहते हैं अगर ना उन्होंने एक ऐसे अपने होम पोर्ट से ज्यादा दूर जाना होता था या फिर उन्होंने गुम जाना, लॉस्ट होना था, तो ये बहुत ही इजी हो जाना था अगर उनके पास क्या नहीं था, सेफ्टी नेट। तो ये जो चीज थी, ये चीज उनकी एक तरह की क्या थी, उनका सेफ्टी नेट था। ठीक है, अब देखो ए में क्या लिखा है, हमने सिर्फ नॉर्मल चीज को पढ़ना, जो जियोग्राफी की बात की वो हमें शुरू में ही पता लगी थी कि जियोग्राफी की बात है, तो हमने सिर्फ वहां पर जियोग्राफी को फाइंड करना, और जियोग्राफी उसने बोल दिया कि ये एक तरह की उनको क्या प्रोवाइड करती है, उनको सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है ताकि जब वो वापस आए, रिटर्न आए, तो फिर उनको रास्ता वो भूल ना जाए। अब ए में क्या लिखा है, इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द लैपिटा कल्चर। नहीं, कल्चर की बात नहीं हुई है, तो ए हमारा आंसर नहीं आएगा। बी में क्या लिखा है, it meant there were relatively fewer storms के, it meant there were relatively fewer storms, तो storm की बात नहीं है, तो हमारा ये आंसर कट हो गया। अब सी में क्या लिखा है, इट प्रोवाइडेड अ नेविगेशनल एड। अब ये उसने बोला कि नेविगेशनल एड प्रोवाइड करता है लैपिटा को। यहाँ पर नेविगेशन होता है रूट्स के लिए, एड होता है हेल्प असिस्टेंस, तो ये आपको रूट्स की कहते हैं, आपको असिस्टेंस देता है, तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर भी उसने ये बोला था कि उनको हेल्प करता है कि अगर उन्होंने वापस आना, रास्ता ढूंढना है, तो ये उनको एज ए सेफ्टी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करता है। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, आर आंसर वुड बी सी। डी भी पढ़ लेते हैं, इट मेड अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स हैबिटेबल, इसकी कोई बात हमने नहीं पढ़ी, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ जी, आर आंसर वुड बी सी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अगेन फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू।